हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने मोमेंटम और फोर्स को स्टडी किया। आज हम डिस्कस करते हैं इम्पल्स। इम्पल्स जो है वो डेल्टा जे से डिनोट होता है। इम्पल्सिव फोर्स के केस में प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम ड्यूरेशन, जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो फोर्स लग रहा है, उनके प्रोडक्ट को हम इम्पल्स डिफाइन करते हैं। यानी डेल्टा जे जो होता है दैट इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। अगर यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन काफ़ी कम है तो डेल्टा जे जो है वो इंटीग्रेशन एफ डी टी इस फॉर्म में भी डिफाइन होता है। यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स जो है वो फोर्स है जो काफ़ी कम टाइम ड्यूरेशन के लिए अप्लाई होता है, जैसे कि कोलिजन के केस में। हम जैसे अगर क्रिकेट के अंदर देखें, जो बॉल और बैट का कांटेक्ट टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है, जो अप्लाई फोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन पे जो फोर्स होता है उसे इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। और फोर्स और जो टाइम है उसका प्रोडक्ट जो है वो डेल्टा जे डिफाइन होता है। यहाँ पे जो इम्पल्स चेंज होता है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो वही होती है जो एवरेज फोर्स की होती है ना। यानी कि हम इसे डिफाइन करें तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा जे इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। तो यहाँ पे मोमेंटम में सॉरी इम्पल्स में चेंज और फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इम्पल्स है और जो लीनियर मोमेंटम है उनमें क्या रिलेशन है। देखिए, अगर हम देखें सेकेंड लॉ से, है ना, ये हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन है। और अगर हम सेकेंड लॉ से बात करें तो हम यहाँ पे बोलते हैं जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है ना। या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं डी पी अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि डी पी इज इक्वल टू जो होगा वो एफ डी टी होगा। यानी डेल्टा पी जो होगा दैट इज इक्वल टू एफ डी टी, है ना। ये इक्वेशन सेकंड। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों से देखूं तो मुझे क्या मिलता है, डेल्टा जे इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी। इसका मतलब जो मोमेंटम चेंज है और जो इम्पल्स है वो दोनों इक्वल है ना। तो जो इम्पल्सिव केस में जो मोमेंटम चेंज होता है ना, वो इम्पल्स के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे इम्पल्स और जो मोमेंटम है उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं, है ना। देखिए, जैसे पहला रिलेशन हमने देखा कि जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू डीपी अपॉन dt। देखिए, डीपी अपॉन dt जो है वो स्लोप को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी टी ग्राफ। यानी मोमेंटम टाइम ग्राफ जो है उसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमें फोर्स देगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अभी हमने देखा डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा जे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी। यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ डी टी जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। यानी एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ, वो हमें चेंज इन मोमेंटम या चेंज इन इम्पल्स देगा। ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमें याद रखना है। तो इनसे रिलेटेड कुछ रिलेशन जो है वो हम देख सकते हैं, जैसे कि हमें ये ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ जो है वेलोसिटी और टाइम में गिवन है। ये इस तरीके से, ये टाइम जो है वो दिया हुआ है हमें 5 सेकेंड, और वेलोसिटी जो है वो 0 से 10 मीटर पर सेकेंड चेंज हुई है। हमें बोला हुआ मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 2 kg है। फाइन अप्लाइड फोर्स। ठीक है। तो वैसे तो हम वैसे भी देख सकते हैं कि फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सलेशन होता है, तो ग्राफ से एक्सलेशन निकाल के भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ से हम देखें, जो हमने फर्स्ट रिलेशन देखा तो एफ इज इक्वल टू हमने देखा डी पी अपॉन डी टी। एम को बाहर निकाला, वो हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। और डी वी अपॉन डी टी जो है वो वी टी ग्राफ का स्लोप है। एम वी टी ग्राफ का स्लोप हो जाएगा, वो होगा 10/5, है ना। यहाँ से यहाँ तक जो वर्टिकल हाइट है वो 10 है, हॉरिजॉन्टल जो है वो 5 है। मास 2, 10/5 2, ये हो जाएगा 4 न्यूटन। ठीक है। जो सेकंड पॉइंट देखा उससे रिलेटेड अगर एग्जांपल देखें,
ये हमें दिया हुआ है फोर्स टाइम ग्राफ, ठीक है, और ये टाइम जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 0.2 सेकेंड, और जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है 100 न्यूटन, ठीक है। हमें पूछा हुआ है बताइए इस केस के लिए अगर इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो अगर 10 मीटर पर सेकेंड है और ऑब्जेक्ट का मास अगर 2 kg है, फाइन फाइनल वेलोसिटी, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उससे हम मोमेंटम चेंज या इम्पल्स चेंज निकाल सकते हैं और उसको फिर यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि इस वाले केस के लिए मोमेंटम जो है वो कितना चेंज हुआ। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी, वो इस ग्राफ के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ग्राफ का एरिया होगा 1/2, है ना, बेस इंटू हाइट, बेस 0.2 और हाइट जो है वो है 100। ओके, तो यहाँ पे जो डेल्टा पी होगा वो यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। डेल्टा पी होगा 10 न्यूटन इंटू सेकेंड। ओके, डेल्टा पी जो है उसे हम लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनर्शियल एम वी फाइनल माइनस वी इनर्शियल इजिकल टू 10, ठीक है। तो वी फाइनल माइनस वी इनर्शियल, इनर्शियल जो है हमें दिया हुआ है 10 इजिकल टू 10। ओके, वो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, यानी वी फाइनल माइनस वी इनर्शियल 10 इजिकल टू 5, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वी फाइनल आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखिए सिमिलर क्वेश्चन जो है वो विदाउट ग्राफ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, हमें बोला है अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ब्रॉट इनटू रेस्ट पॉइंट इन 0.1 सेकेंड व्हेन इज सब्जेक्टेड टू 100 न्यूटन फोर्स, फाइंड इनर्शियल स्पीड ऑफ बॉल। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल्टा जे पहले फाइंड निकालेंगे। डेल्टा जे इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, ठीक है। हमें फोर्स गिवन है, टाइम गिवन है, तो वहाँ से डेल्टा पी आ जाएगा। डेल्टा पी हम लिखेंगे एम वी फाइनल माइनस वी इनर्शियल, ठीक है। फोर्स हमें दिया हुआ 100, टी जो है वो 0.1, ठीक है, और मास जो है वो दिया हुआ 0.5 यानी हाफ, ठीक है। तो वी फाइनल माइनस वी इनर्शियल, और वी फाइनल जो है वो हमें दिया हुआ है 0, क्योंकि फाइनली ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे आ रहा है। वी इनर्शियल इज इक्वल टू फोर्स जो है वो 100 इंटू 0.1 यानी 10 इंटू 2, यानी वी इनर्शियल जो आएगा वो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन में हमें स्पीड बोली हुई है, तो इनर्शियल स्पीड जो है वो आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड लॉ। तो देखिए थर्ड लॉ जो है वो हम एक्शन रिएक्शन नाम से भी जानते हैं। हम जानते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक्शन करते हैं, मतलब कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमें इक्वल एंड अपोजिट, है ना, रिएक्शन फोर्स मिलता है, जिसको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू बॉडीज इंटरेक्ट, है ना। तो पहला पॉइंट है दो बॉडी जो है वो होनी जरूरी है। दे अप्लाई फोर्स टू वन अनदर दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है और दोनों एक दूसरे पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना, जैसे ये वाला एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब अगर ये ऑब्जेक्ट वन और ये ऑब्जेक्ट टू, तो अगर वन टू पे फोर्स अप्लाई कर रहा है वो है F2 1 दैट इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और टू जो है वो वन पे फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट इज F12, ठीक है। तो यहाँ पे F12 जो है दैट इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू है, और F21 जो है
दैट इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो F12 जो है ना, उसका मैग्नीट्यूड और F21 का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों बराबर होगा और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी ये अपोजिट वेक्टर होंगे। यानी इसे ऐसे लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 1 वेक्टर। यानी एक्शन और रिएक्शन में अगर देखें तो एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट होता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट ध्यान रखने कि जो एक्शन रिएक्शन अप्लाई होते हैं वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होते हैं। यानी अगर यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट 2 पे, है ना, तो ऑब्जेक्ट 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो है यहाँ पे F21, और ऑब्जेक्ट 1 को अगर देखेंगे तो उस पे हो रहा है F12। ठीक है, तो जो एक्शन और रिएक्शन है वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो याद रखना है कि एक्शन और रिएक्शन जो होता है दोनों का नेचर सेम होता है। यानी अगर एक्शन ग्रेविटेशन फोर्स है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशन फोर्स होता है, जैसे दो मासेस के बीच में होता है अट्रैक्शन फोर्स, है ना, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो अगर दोनों फोर्स अगर देखी जाए तो दोनों फोर्स जो होते हैं वो नेचर में सेम होते हैं, है ना। यानी अगर F12 जो ग्रेविटेशन फोर्स है तो F21 जो होगा वो ग्रेविटेशन फोर्स होगा। F12 अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो F21 जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। तो हमारे पास जो थर्ड लॉ होता है वो फोर्स का नेचर बताता है। तो अभी हमने देखा जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है, सेकेंड लॉ जो है उसका मैग्नीट्यूड बताता है, और थर्ड लॉ जो है उस फोर्स का नेचर बताता है। तो ये तो हमने तीनों लॉज को देखे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है उसकी स्ट्रेटेजी क्या यूज़ करनी है हमें। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे जो हमें न्यूटन्स लॉ में या फोर्स रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए जो स्टेप्स है, सबसे पहले स्टेप होती है कि हमें जो सिस्टम है वो फाइंड करना होता है। हमें जो बॉडी है वो सिलेक्ट करनी होती है जिसे हम बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, तो जिस सिस्टम के लिए बात हो रही है सबसे पहले हमने वो आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरी स्टेप होती है उस पे जो जो फोर्स लग रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना। तो टाइप ऑफ फोर्स है जैसे ग्रेविटेशन फोर्स हुआ या फिर जो भी फोर्स हुआ कॉन्टैक्ट फोर्स में, चाहे फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे टेंशन फोर्स या नॉर्मल फोर्स हो, तो उन सबको अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो हमें दूसरी स्टेप के अंदर उन सभी फोर्सेस को जो उस सिस्टम पे अप्लाई हो रहे हैं वो आइडेंटिफाई करने होते हैं। थर्ड स्टेप होती है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम वो डायग्राम होता है जिसमें हम सारे फोर्सेस उस सिस्टम पे जितने भी फोर्सेस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो थर्ड स्टेप होती है उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ये होती है इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, तो सभी टाइप के क्वेश्चन में ये चीज़ हमें आनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ स्टेप होती है सिलेक्ट एक्सिस एंड राइट इक्वेशन। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद क्या करना होता है, हमें जो फोर्सेस है उनको एक्स और वाई एक्सिस के अंदर जो है उनके कंपोनेंट डिवाइड करने होते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सिस, और इक्वेशन लिखनी होती है जो हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ी, जैसे एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन हमने देखा। तो अगर एक्स एक्सिस में देखेंगे तो आप एफ एक्स लिखेंगे, वो लिखेंगे मास एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन। वाई में देखेंगे तो वाई एम ए वाई। तो हमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एक्सिस जो है उन्हें डिवाइड करना होगा और इक्वेशन लिखनी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या डिफाइन होता है। फ्री बॉडी डायग्राम जो है ना, सपोज दैट वी indicate all operative external force, okay, external force on an object, then representation of same is called free body diagram। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमें क्या होता है, एक डायग्राम के अंदर सारे फोर्सेस जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहे होते हैं उन सभी को हमें ड्रॉ करना होता है। तो अब हम देखते हैं अलग अलग फोर्सेस जो उस ऑब्जेक्ट पे लग सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं वेट। वेट होता है वो फोर्स जो ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करती है। तो जनरली regarded as force which with which earth attracts that particular body or object towards the center. For example, if we consider mass m and gravitation acceleration g, then particular weight is defined as mg, और ये जो mg है इसकी डायरेक्शन जो होती है वो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड यानी अर्थ के सेंटर की तरफ होती है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो ग्रेविटेशन फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड आएगी। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है जो, और इसका मास m है,
तो इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड mg इधर लगेगा। अज्यूम कीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसी इंक्लाइन सरफेस पे है। देखिए ये कोई इंक्लाइन सरफेस, ये एंगल जो है ये थीटा है। तो उस कंडीशन पे ये मास जो है वो इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है, ये m। तो उस कंडीशन में ग्रेविटेशन फोर्स, ये फोर्स अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा नीचे की तरफ। ओके, mg। ठीक है, इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो mg है ना, इसके कंपोनेंट हम डिवाइड कर सकते हैं इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल और इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर। देखिए जैसे ये अगर एक्सिस पे हम देखें, ठीक है, तो जो mg लग रहा है ना, तो ये तो है प्लेन के परपेंडिकुलर और ये है पैरेलल। ठीक है, ये x और ये y। और mg जो है वो यहाँ लग रहा है। तो अगर ये वाला एंगल जो है ये एंगल थीटा है, तो हम देखेंगे ये वाला एंगल जो है ये भी थीटा में मिलेगा। देखिए कैसे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये टोटल एंगल 90 है तो ये एंगल हमारे पास थीटा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे g जो है उसके कंपोनेंट हम डिवाइड कर सकते हैं। एक कंपोनेंट यहाँ पे जो आएगा ये होगा इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर, ये कंपोनेंट होगा वो होगा mg cos थीटा। और वो कंपोनेंट जो इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल है ये होगा mg sin थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर mg sin थीटा और mg cos थीटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेट के बाद हम देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो हमने पहले भी देखा था, वो फोर्सेस होते हैं जो दो बॉडी के कॉन्टैक्ट की वजह से अप्लाई होते हैं। तो फोर्स विच ट्रांसमिटेड बिटवीन बॉडीज बाय शॉर्ट रेंज एटॉमिक molecular attractions are called contact force. When two objects come in contact, they exert contact force on each other. ठीक है, तो एक चीज मतलब दो बातें ध्यान रखनी है। कॉन्टैक्ट फोर्स जो है उसके लिए दो ऑब्जेक्ट का फिजिकली कांटेक्ट में आना जरूरी है। तो कांटेक्ट फोर्स कब लगेगा, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे, और दूसरा जब वो एक दूसरे पे फोर्स एग्जिस्ट करेंगे, तो उस कंडीशन पे कांटेक्ट फोर्स आता है। कांटेक्ट फोर्स जो है जनरली हम तीन कांटेक्ट फोर्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक होगा नॉर्मल फोर्स, दूसरा टेंशन होगा, तीसरा फ्रिक्शन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो है। जैसे हम अज्यूम करते हैं कि ये कोई सरफेस है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास जो है वो m है। तो हमें पता है m जो है वो मास है जिसकी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ आएगा, वो आएगा mg। अभी क्वेश्चन है कि अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा है और बैलेंस कंडीशन पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर नेट फोर्स जीरो है, तो इसे बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब इस सरफेस पे हम इस ब्लॉक को रखते हैं, तो ये जो ब्लॉक है उस पर ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से इस सरफेस पे वो mg फोर्स लगाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और m जो है इस सरफेस को पुश भी कर रहा है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रिएक्शन फोर्स आएगा, और रिएक्शन फोर्स की वजह से ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्रिएट होगा, और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स जो है वो mg को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे होगा नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg। तो नॉर्मल फोर्स जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर द सरफेस इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स। इट मेजर्स हाउ स्ट्रॉन्गली सरफेस इन कॉन्टेक्ट प्रेस अगेंस्ट इच अदर। यानी नॉर्मल फोर्स जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों फोर्सेस के बीच में फोर्स उतना ज़्यादा है। तो नॉर्मल फोर्स जो है दैट इज अ मेजर हाउ मच द फोर्सेस प्रेसिंग ईच अदर। जो नॉर्मल फोर्स होता है दैट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स,
है ना। तो इसका जो नेचर होगा नॉर्मल फोर्स का नेचर वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब जैसे कि यहाँ पे एक मिसकंसेप्ट क्रिएट होता है कि नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम जी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जो है यहाँ पे सरफेस के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्रिएट होता है। इसलिए यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। हाँ, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो एम जी के बराबर है। तो यहाँ पे हम उस इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनके नेचर जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल देखें। जैसे कि कोई टेबल है और ये कोई सरफेस पे रखी हुई है। तो इसके चार एजेस 1 2 3 4 जो है वो फ्लोर के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो इन सभी पे जो है वो नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे N1 N2 N3 और N4 दैट इज नॉर्मल फोर्स ऑन ग्राउंड। तो ये टेबल की वजह से जो इस पे ग्राउंड पे नॉर्मल फोर्स है वो इस तरीके से लगेंगे। वैसे ही इस एग्जांपल में देखते हैं कि ये कोई बॉय है जो ये जो ब्लॉक है उस पे कोई फोर्स अप्लाई करता है F। तो जितना ये फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, ब्लॉक है, ब्लॉक पे फोर्स लगेगा F। तो जितना इसने एक्शन किया उतना रिएक्शन लगेगा। तो नॉर्मल फोर्स N जो होगा वो इस बॉय पे लगेगा और यहाँ पे N जो होगा वो F के बराबर होगा। ओके, तो नॉर्मल फोर्स जो हो जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे हमें कुछ पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो नॉर्मल फोर्स का फ्री बॉडी डायग्राम जो हम रिप्रेजेंट करेंगे ध्यान रखना है कि नॉर्मल फोर्स जो होता है वो इस फैशन में लगता है कि इट ट्राइज टू कंप्रेस दी बॉडी। यह हमेशा बॉडी को कंप्रेस करने की डायरेक्शन में लगता है। जैसे कि अभी अगर ये जो लास्ट में हम देखें यहाँ पे, तो देखिए जो बॉय पे फोर्स लगा है वो बॉय की तरफ है और फोर्स जो है वो बॉडी की तरफ है। तो इतना याद रखना है कि ये जो नॉर्मल फोर्स लगता है वो हमेशा सरफेस को कंप्रेस करने की डायरेक्शन में लगेगा। और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि नॉर्मल फोर्स जो है दैट इज डिपेंडेंट फोर्स। डिपेंडेंट फोर्स मीन्स ये कब अप्लाई होगा, जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और साथ में एक दूसरे को प्रेस करेंगे। यानी अगर आप ऐसी कंडीशन देखते हैं कि जहाँ पर दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है बट एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रही हैं, तो उस केस में नॉर्मल फोर्स नहीं आएगा। ओके, तो पहला पॉइंट कि दोनों सरफेस एक दूसरे को क्या करेंगे, कंप्रेस वाली कंडीशन में अप्लाई होगा। और दूसरा कि ये जब दूसरे एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तभी नॉर्मल फोर्स आएगा। तो हम उनको इसको कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बोला है कि टू ब्लॉक्स आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट ऑन स्मूथ, है ना, सरफेस जो है वो स्मूथ है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन नहीं होगा। आर सो इन फिगर। तो ड्रॉ नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी एंड ग्राउंड। तो अब देखिए इस केस में अगर ए और बी को हम देखें तो पहली स्टेप ये है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमें सिस्टम जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने सिर्फ ए को सिलेक्ट किया, तो ब्लॉक ए पर हम देखिए तो कौन कौन से फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए जो ए है उस पर एक तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, वो लगेगा डाउनवर्ड एम जी। अभी इस पर और कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो एम जी जो नीचे की तरफ लग रहा है इसको बैलेंस करने के लिए जो फोर्स लगेगा वो नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो अभी आपको बताया नॉर्मल फोर्स जो है वो सरफेस की तरफ लगता है, यानी कंप्रेशन वाली कंडीशन में लगता है। तो यहाँ पे जो ये N1 होगा वो एम जी के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड सिस्टम की यानी बी की। तो जब बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमने बी को सिलेक्ट किया। तो अब हम देखते हैं कि बी पर जो फोर्सेस है वो कौन कौन से लग रहे हैं। तो अगेन देखिए तो बी पर जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा एम जी। ठीक है, तो इसको एम डेस जी का नीचे की तरफ। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स आएगा N2 और ये होगा N2 इज इक्वल टू एम डेस जी। ओके, अब देखिए यहाँ पर ए और बी की बात की जाए, ए और बी के बीच में कांटेक्ट तो है बट यहाँ पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, यानी कि ए और बी के बीच में कोई कंप्रेशन फोर्स लग नहीं रहा। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा पर नॉर्मल फोर्स 0 होगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। यहाँ पे हमें बोला है कि ड्रॉ नॉर्मल फोर्स ऑन मैसिव रोड 8.1 एंड 2 एस ऑन फिगर। तो ये फिगर में बोला हुआ है कि ये कोई रोड है जिसका मास जो है वो अगर m है,
ठीक है। तो उस कंडीशन पे ये जो 2 पॉइंट है, ये 1 और ये 2, जहाँ पे ये कॉन्टेक्ट में आ रहा है, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स जो है उनकी डायरेक्शन हमें बतानी है। तो एक बात याद रखिएगा, जो नॉर्मल फोर्स लगता है वो हमेशा सरफेस को कंप्रेस करते हुए लगता है और सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो पॉइंट 1 पे अगर हम देखेंगे तो पॉइंट 1 पे परपेंडिकुलर फोर्स जो है ना, इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे परपेंडिकुलर की डायरेक्शन ये होगी। तो 1 पे जो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो N1 इधर होगी। 2 पे अगर हम देखें तो देखिए 2 पॉइंट पे ये वाली जो सरफेस है, कॉन्टेक्ट पॉइंट पे जो कॉमन टेंजेंट है ना भाई, अगर पॉइंट कॉन्टेक्ट है तो कब कैसे देखेंगे, तो पॉइंट कॉन्टेक्ट पे क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो होगा वो नॉर्मल बताएगा। जैसे इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो नॉर्मल फोर्स जो है इसके परपेंडिकुलर ये होगा N2। ओके, तो इसके जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे। ओके, N1 इधर और N2 इधर। तो ये जो डायरेक्शन है उस पॉइंट की वजह से इस रोड पे, और mg जो है वो तो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, तो यहाँ पर ये जो है वो बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। तो आगे एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। हमें यहाँ पे बोला है कि डायग्राम में जैसे कि टू ब्लॉक आर इन कॉन्टेक्ट एज ऑन फिगर, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन ब्लॉक्स एंड कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स। तो हमें क्या करना है, जो 10 kg और जो 20 kg है इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 10 kg वाले ब्लॉक पे। तो 10 kg के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो सिस्टम एज्यूम करेंगे। तो ये 10 kg वाला सिस्टम हमने एज्यूम किया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली जो स्टेप है वो है ग्रेविटेशन फोर्स। ये 10 kg है तो इस पे ग्रेविटेशन फोर्स जो लगेगा वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये होगा mg। तो अब देखिए यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, तो अगर mg नीचे की तरफ है तो इसे बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, ये n1 नॉर्मल फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे नेट फोर्स जो है बैलेंस हो गए। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स जो है वो लग रहा है 100 न्यूटन का इधर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो सिस्टम का कोई एक्सलेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर एक और नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा, वो होगा N2। अगर यहाँ से हम इक्वेशन बैलेंस करें तो यहाँ पे mg यानी 100 इंटू सॉरी 10 इंटू जी होगा ना, तो जी की वैल्यू 10 होगी, तो 10 इंटू 10 इजिकल टू N1 होगा। यहाँ से हमारे पास N1 जो है वो 100 न्यूटन आएगा। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो N2 जो है वो भी हमें 100 न्यूटन मिलेगा। ओके, अब हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम 20 kg का। तो अगेन हम क्या करेंगे, पहले सिस्टम जो है वो फाइंड करेंगे। तो ये है हमारे पास 20 kg का ब्लॉक। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स से। ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड 20 g, ठीक है। बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स लगेगा यहाँ पे सरफेस पे। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे, यहाँ पर